राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी रेलवे सुरंग थी, जिसे लोग काली सुरंग के नाम से जानते थे। यह सुरंग लगभग 100 साल पुरानी थी और उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां मशहूर थीं। स्थानीय लोगों का दावा था कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जबकि उस रेलवे लाइन पर वर्षों पहले ट्रेनों का संचालन बंद हो चुका था। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने सुरंग के अंदर एक बिना चेहरे वाले आदमी को घूमते हुए देखा है। जो भी उसके पीछे गया वह कभी वापस नहीं लौटा। उसी शहर में रहने वाला आदित्य एक युवा पत्रकार था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा हर रहस्य के पीछे छिपे सच को खोजने में विश्वास करता था। जब उसने काली सुरंग की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह इस जगह से दूर रहे, लेकिन आदित्य ने किसी की बात न मानी। उसे लगा कि यह केवल लोगों की कल्पना और अफवाहों का परिणाम है। एक ठंडी सर्द रात को आदित्य अपनी कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ सुरंग की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। जैसे जैसे वह सुरंग के करीब पहुंच रहा था, उसके आसपास का माहौल अजीब होता जा रहा था। हवा में एक अनजानी ठंडक घुली हुई थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा इलाका मानो किसी अदृश्य भय की गिरफ्त में था। जब आदित्य सुरंग के मुहाने तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जंग लगे लोहे के पुराने बोर्ड अब भी लगे हुए थे। उन पर चेतावनी लिखी थी कि सुरंग में प्रवेश करना खतरनाक है। उसने हंसते हुए उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अंदर कदम रख दिया। सुरंग के भीतर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी कुछ ही मीटर आगे तक पहुंच पा रही थी। हर कदम की आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ जाती थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद आदित्य को महसूस हुआ कि उसके पीछे भी किसी के कदमों की आवाज आ रही है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसकी अपनी आवाज की गूंज होगी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, कदमों की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वह आवाज उसकी चाल से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा हो। आदित्य ने कैमरा चालू कर लिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसकी टॉर्च अचानक कुछ क्षणों के लिए बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसी अंधेरे में उसे किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी पास थी कि लगा जैसे कोई उसके कान के ठीक पीछे खड़ा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए टॉर्च दोबारा चालू की। रोशनी होते ही उसने सुरंग की दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे। वे निशान किसी इंसान के हाथों के नहीं लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने नुकीले पंजों से पत्थरों को खरोंचा हो। कुछ जगहों पर पुराने खून जैसे लाल धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। आदित्य ने उनकी तस्वीरें ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सुरंग के भीतर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है। वह आगे बढ़ा तो उसे सुरंग के बीचों बीच एक पुराना रेलवे डिब्बा दिखाई दिया। ये देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उस लाइन से सभी डिब्बे वर्षों पहले हटा दिए गए थे। डिब्बा पूरी तरह जंग खा चुका था और उसके दरवाजे आधे खुले हुए थे। अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। आदित्य ने साहस जुटाकर डिब्बे के भीतर झांका। डिब्बे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन सीटों पर मोटी धूल जमी हुई थी। अचानक उसे अपने कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। जब उसने स्क्रीन दोबारा देखी तो वह परछाई और भी करीब आ चुकी थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह गायब था। वहां सिर्फ काला खालीपन नजर आ रहा था। आदित्य का गला सूख गया। उसने जल्दी से कैमरा बंद किया और सुरंग से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे एहसास हुआ कि वह बार बार उसी जगह लौट रहा है। चाहे वह किसी भी दिशा में भागे, सामने वही पुराना रेलवे डिब्बा दिखाई देता। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया हो। घबराहट में उसने अपनी घड़ी देखी। उसे लगा था कि वह सुरंग में केवल आधे घंटे से है, लेकिन घड़ी के अनुसार 6 घंटे बीत चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समय इतनी तेजी से कैसे गुजर गया। तभी सुरंग में एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। यह आवाज बिल्कुल किसी पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन की थी। आवाज सुनते ही सुरंग की दीवारें कांपने लगीं। दूर अंधेरे में एक ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। आदित्य की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उस रेलवे लाइन पर दशकों से कोई ट्रेन नहीं चली थी। ट्रेन तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन के सभी डिब्बों की खिड़कियों में सफेद चेहरों वाली आकृतियां खड़ी थीं, जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। ट्रेन की हेडलाइट अब इतनी करीब आ चुकी थी कि उसकी चमक आदित्य की आंखों को चुभने लगी। वह घबराकर सुरंग की दीवार से चिपक गया। ट्रेन की गति असामान्य रूप से तेज थी, लेकिन जैसे ही वो आदित्य के सामने पहुंची, उसकी रफ्तार अचानक धीमी हो गई। खिड़कियों में खड़ी सफेद आकृतियां अब साफ दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। वे सभी एक साथ आदित्य को घूर रही थीं। ट्रेन उसके सामने आकर रुक गई। धीरे धीरे उसका पहला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। आदित्य के पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया था। उसका मन वहां से भागने का था,
लेकिन उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। कुछ ही क्षण बाद उसे लगा जैसे कोई उसे ट्रेन के भीतर खींच रहा हो। वह विरोध करना चाहता था, मगर उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। जब उसे होश आया तो वह ट्रेन के एक पुराने डिब्बे में बैठा था। डिब्बे के अंदर पीली और टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। चारों तरफ बैठे यात्री बिल्कुल शांत थे। उनमें से कोई हिल भी नहीं रहा था। आदित्य ने ध्यान से देखा तो उसका खून जम गया। सभी यात्रियों के कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे और उनके चेहरों पर मृत्यु जैसी पीली रंगत थी। वे किसी जीवित इंसान की तरह नहीं लग रहे थे। अचानक उसके सामने बैठी एक बूढ़ी औरत ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। उसकी गर्दन सामान्य इंसान से कहीं अधिक घूम गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज सुनकर आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सीट से उठकर भागना चाहता था, लेकिन तभी डिब्बे के सभी यात्री एक साथ उसकी ओर देखने लगे। कुछ क्षणों बाद ट्रेन फिर चलने लगी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। वहां कोई पेड़, कोई पहाड़ और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी दूसरी दुनिया में दौड़ रही हो। अचानक खिड़की के बाहर हजारों चेहरे दिखाई देने लगे। वे चेहरे ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में दर्द और क्रोध भरा हुआ था। आदित्य ने डरते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। तभी मोबाइल अपने आप चालू होकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वीडियो में वह खुद ट्रेन के बाहर खड़ा था और ट्रेन को जाते हुए देख रहा था, लेकिन वह तो अभी ट्रेन के अंदर मौजूद था। अचानक पूरे डिब्बे में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। धीरे धीरे वे शब्द साफ सुनाई देने लगे। अगला यात्री, अगला यात्री, अगला यात्री। ये सुनते ही सभी मृत यात्री मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उनके होंठ कानों तक फट गए थे और उनके मुंह के अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी ट्रेन एक झटके से रुक गई। डिब्बे का दरवाजा खुला और बाहर एक सुनसान स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन का नाम देखकर आदित्य की सांस रुक गई। वहां बड़े अक्षरों में लिखा था, मृतकों का अंतिम पड़ाव। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे सभी ट्रेन की ओर देख रही थीं, मानो किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हों। एक लंबा काला आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काला खालीपन था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, ट्रेन के सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए। उनकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। पूरा डिब्बा भयावह ऊर्जा से भर गया। चेहरेविहीन आदमी धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। वह हर सीट के पास रुकता और यात्रियों को देखता। जब वह आदित्य के सामने पहुंचा तो अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक वह स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर आदित्य के कंधे पर रख दिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसी क्षण आदित्य के दिमाग में सैकड़ों भयानक दृश्य चमकने लगे। उसने देखा कि वर्षों पहले इसी सुरंग में एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। ट्रेन में सवार सभी यात्री दर्दनाक मौत मारे गए थे। उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकी। वे आज भी उसी अभिशप्त ट्रेन में फंसी हुई थीं और हर कुछ वर्षों में उन्हें अपने साथ एक नया यात्री चाहिए होता था। आदित्य समझ गया कि अब उसकी बारी है। मृतकों की उस ट्रेन ने उसे अपना अगला शिकार चुन लिया था। चेहरे विहीन आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। हालांकि उसका चेहरा नहीं था, फिर भी आदित्य को उसकी भयावह मुस्कान महसूस हो रही थी। पूरा स्टेशन अचानक चीखों और रोने की आवाजों से भर गया। तभी आदित्य को अपनी माँ की दी हुई छोटी सी ताबीज याद आई, जो हमेशा उसकी गर्दन में रहती थी। डर के मारे उसने उसे कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल ताबीज से तेज रोशनी निकलने लगी। मृत यात्री चीखने लगे। चेहरे विहीन आदमी पीछे हट गया। उसकी भयानक चीख इतनी तेज थी कि पूरी ट्रेन कांपने लगी। रोशनी बढ़ती गई और देखते ही देखते ट्रेन, स्टेशन और सभी आत्माएं धुंधली पड़ने लगी। आदित्य को लगा जैसे कोई उसे पीछे की ओर खींच रहा हो। फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह सुरंग के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। उसका कैमरा उसके पास पड़ा था। वह किसी तरह उठकर गांव पहुंचा, लेकिन उसकी हालत देखकर लोग डर गए। घर पहुंचकर उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग के अंत में केवल एक दृश्य था। उसमें आदित्य सुरंग के बाहर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके पीछे अंधेरे में वही चेहरे विहीन आदमी खड़ा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे कैमरे की ओर सिर घुमाया और वीडियो अचानक बंद हो गया। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी उस सुरंग का नाम नहीं लिया। उसने पत्रकारिता भी छोड़ दी और किसी से उस रात की बात नहीं की। लेकिन हर रात ठीक 2:17 बजे उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी। चाहे वो कहीं भी हो, वो आवाज का पीछा करती थी। आज भी उस सुरंग के पास जाने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में एक पुरानी ट्रेन दिखाई देती है। उसकी खिड़कियों में मृत यात्रियों के चेहरे नजर आते हैं
और कभी कभी एक अतिरिक्त चेहरा भी दिखाई देता है, एक युवा पत्रकार का जो मदद के लिए खिड़की पर हाथ मार रहा होता है। उस घटना को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन आदित्य की जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो सकी। हर रात ठीक 2:17 बजे उसे वही ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी। कई बार वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता तो दूर अंधेरे में एक चमकती हुई हेडलाइट दिखाई देती। जब तक वह ध्यान से देखने की कोशिश करता वो गायब हो जाती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो ट्रेन अभी भी उसका पीछा कर रही है। एक रात आदित्य की नींद अचानक खुल गई। कमरे में असामान्य ठंड थी। उसने घड़ी देखी, 2:17। उसी समय उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के धीमे धीमे खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई नुकीले नाखूनों से फर्श को चीरने की कोशिश कर रहा हो। कांपते उसने नीचे झांका। पहले तो वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया। अगले ही पल बिस्तर के नीचे से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला और उसकी ओर बढ़ने लगा। वह चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह उसने खुद को समझाया कि शायद यह केवल एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने कमरे में जाकर देखा तो फर्श पर गहरे खरोंच के निशान मौजूद थे। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने सुरंग की दीवारों पर देखे थे। अब उसे यकीन हो गया कि वह अभिशाप खत्म नहीं हुआ था। डर के बावजूद आदित्य ने उस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे एक अखबार मिला जो लगभग 100 साल पुराना था। उसमें उस ट्रेन दुर्घटना का विस्तृत विवरण छपा था। खबर के अनुसार दुर्घटना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेन के गार्ड रघुवीर नामक व्यक्ति ने लालच में आकर यात्रियों से भरा डिब्बा जानबूझकर सुरंग में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। उसके बाद उसने यात्रियों का सामान लूट लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी भी रहस्यमय मौत हो गई। लोगों का मानना था कि मृत यात्रियों की आत्माओं ने उससे बदला लिया था। आदित्य को शक हुआ कि चेहरे विहीन आदमी वही रघुवीर हो सकता है। उसने और जानकारी जुटाई। एक बुजुर्ग इतिहासकार ने उसे बताया कि रघुवीर को मरने से पहले भयानक श्राप मिला था। उसकी आत्मा को हमेशा मृतकों की उस ट्रेन का रखवाला बनकर रहना था। वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। अब आदित्य समझ गया कि उस ट्रेन को रोकने के लिए उसे रघुवीर की आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन ऐसा कैसे किया जाए इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तभी इतिहासकार ने उसे एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे में सुरंग के नीचे छिपे एक गुप्त कक्ष का उल्लेख था, जहां दुर्घटना से जुड़े रहस्य दफन थे। कुछ दिनों बाद आदित्य फिर उसी सुरंग के सामने खड़ा था। रात का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार वह भागने नहीं आया था। वह इस डरावने अध्याय को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। जैसे ही वह सुरंग में दाखिल हुआ, उसे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई। दूर कहीं ट्रेन की सीटी गूंजी, लेकिन उसने खुद को संभाला और नक्शे के अनुसार आगे बढ़ता गया। लगभग आधे घंटे बाद उसे एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी, जिसके पीछे ही नीचे उतरने वाली सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां उसे एक विशाल भूमिगत कक्ष तक ले गईं। वहां चारों तरफ जंग लगे लोहे के बक्से पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी और उस पर रघुवीर का नाम खुदा हुआ था। आदित्य ने जैसे ही ताबूत खोला, पूरा कक्ष कांप उठा। अंदर एक कंकाल पड़ा था, जिसके गले में सोने की चेन और जेब में कुछ पुराने सिक्के थे। उसी समय कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सदियों का दर्द एक साथ बाहर निकाल दिया हो। अचानक उसके पीछे दर्जनों आत्माएं प्रकट हो गईं। वे वही यात्री थे जो दुर्घटना में मारे गए थे। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन इस बार उनमें क्रोध नहीं था। वे सभी ताबूत की ओर इशारा कर रहे थे। आदित्य ने समझ लिया कि रघुवीर की लालच से जुड़ी वस्तुओं को नष्ट करना होगा। उसने एक एक करके सभी सिक्कों और गहनों को आग में फेंक दिया। जैसे जैसे वे जलते गए, आत्माओं के चेहरे शांत होते गए। लेकिन तभी कमरे में घना अंधेरा फैल गया। उसके बीच से वही चेहरे विहीन आदमी प्रकट हुआ। इस बार वो पहले से कहीं अधिक विशाल और डरावना लग रहा था। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, तुम मुझे कभी मुक्त नहीं कर सकते। रघुवीर की आत्मा ने आदित्य पर हमला कर दिया। कक्ष की दीवारें टूटने लगीं, पत्थर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सुरंग तंत्र ढहने वाला हो। लेकिन आदित्य पीछे नहीं हटा। उसने आखिरी बचा हुआ सोने का लॉकेट उठाया और आग में फेंक दिया। जैसे ही लॉकेट जला, रघुवीर की आत्मा दर्द से चीख उठी। उसका काला शरीर टूटने लगा। उसके आसपास अंधेरे का घेरा बिखर गया। अगले ही पल पूरे कक्ष में तेज सफेद रोशनी फैल गई। मृत यात्रियों की आत्माएं मुस्कुराने लगीं। पहली बार उनके चेहरों पर शांति दिखाई दे रही थी। वे धीरे धीरे रोशनी में विलीन होने लगीं। रघुवीर की आत्मा ने अंतिम बार आदित्य की ओर देखा, फिर उसका शरीर धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। उसी क्षण ट्रेन की दूर से आती सीटी हमेशा के लिए बंद हो गई। सुबह जब आदित्य सुरंग से बाहर निकला तो वर्षों बाद वहां एक अजीब शांति थी। अब कोई
फुसफुसाहट नहीं थी, कोई हेडलाइट नहीं थी, कोई चीख नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। आज भी कभी कभी बरसाती रातों में उस सुरंग के पास खड़े लोग दूर अंधेरे में किसी ट्रेन की हल्की सी परछाई देखने का दावा करते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है।